Good morning, students. Today I starts Civics chapter 3rd, the role of Parliament and lawmaking in India. तो चैप्टर का नाम है रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड लॉ मेकिंग इन इंडिया। पार्लियामेंट का क्या रोल है, मतलब हमारी संसद का क्या रोल है। लॉ मेकिंग इन इंडिया मतलब कैसे इंडिया में लॉ बनता है। द बिग आइडिया, डेमोक्रेसी इन इंडिया, पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लॉ मेकिंग इन इंडिया, चेंजिंग कंट्रोवर्शियल लॉज। तो ये हमें इस पूरे चैप्टर में स्टडी करना है। न्यूज़ मेकर, the 17th Lok Sabha elected by the people of India in 2019 has the highest number of female members of parliament. Means 17वें लोकसभा चुनाव में 2019 में हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल मेंबर, सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या जो है आई पार्लियामेंट में। आउट ऑफ टोटल ऑफ 543 मेंबर्स व 78 आर वीमेन। पूरे 543 में कितनी महिलाएं थीं? 78। एट अ ग्लांस इंडियन पार्लियामेंट, तो इंडियन पार्लियामेंट में कितने आर्गन्स है उसके? 3। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। अब प्रेसिडेंट में द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री elected for a period of 5 years has legislative, consecutive, financial, judicial and diplomatic power। मतलब all powers is invested in hands of president। सर्वोच्च पावर सब कुछ जो है प्रेसिडेंट के हाथ में है, जो कि भारत का नागरिक होता है, 5 साल के लिए चुना जाता है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। लोकसभा, राज्यसभा या एमएलएस वोट करते हैं। लोकसभा लोअर हाउस, स्पीकर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, सदन की कार्रवाई वही चलवाता है। मेंबर्स यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स, और इसके मेंबर प्रत्येक 5 साल में चुने जाते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन इज 552 मेंबर्स। कितने होती हैं? 552 मेंबर्स अधिकतम, और हमारे यहाँ 543 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और 2 मेंबर जो है एंग्लो इंडियन होते हैं। राज्यसभा अपर हाउस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है जो सदन की कार्रवाई चलाता है? वाइस प्रेसिडेंट। जैसे इस समय एम वेंकैया नायडू हैं, जिन्हें सभापति कहा जाता है राज्यसभा का। मेंबर्स आर आइदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। जैसे कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन डिफरेंट एरिया, डिफरेंट कैटेगरीज। अपने अपने क्षेत्रों में जो विशेष होते हैं उनको चुनते हैं वो, और बाकी जो है इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली एंड अदर। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250 मेंबर्स। राज्यसभा की किसी भी कंट्री में अधिकतम संख्या 250 होती है। There is the graph represented women's representation in the Lok Sabha. In a democracy, people of the nation participates in the decision making through their elected representatives। जैसे कि फर्स्ट 2 चैप्टर में हमने डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है
कि डेमोक्रेसी कंट्री में पीपुल ऑफ द नेशन पार्टिसिपेट, मतलब पूरे देश के लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग किसी निर्णय को लेने में, बनाने में, किसके थ्रू? अपने रिप्रेजेंटेटिव। चूँकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजते हैं सदन में और वो निर्णय लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पीपुल्स। एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द कंसेंट्स ऑफ द पीपल। और किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जिसको हम कह सकते हैं कि कंसेंट ऑफ पीपल, लोगों का विश्वास, लोग उसमें शामिल हों। डेमोक्रेसी कैन बी प्रैक्टिस इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एज वेल एज पार्लियामेंट्री सिस्टम। दो तरह से होता है, इसको भी डिस्कस किया जा चुका है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंशियल जैसे यूएसए में, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी क्या चीज़ है? द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज लेड बाय द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो कार्यकारी अधिकारी होता है, किसी चीज़ को करने का जो अधिकार जिसके हाथ में है, जो करता है, मतलब लॉ बनाता है और वर्क देश के लिए, तो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट सर्व बोथ एज द हेड्स ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों होता, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, ये तो यहाँ पे दोनों जो है वही होता है। ही सी इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। वही जो है देश में लॉ मेकिंग बॉडी, सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वोच्च पावर उसके हाथ में होती है लॉ मेकिंग के लिए। वो जवाबदेह नहीं होता है लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की विधायिका है उसके प्रति जवाबदेह नहीं है वो। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी द लेजिस्लेचर कंप्राइजेस द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मेक लॉ फॉर द कंट्री, राज्यसभा एंड लोकसभा। The Prime Minister is the real head of the government as well as the leader of the majority party in the parliament. हेड, गवर्नमेंट का हेड कौन होता? प्राइम मिनिस्टर। और लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, हमने पहले ही बताया था कि इलेक्शन में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी का लीडर जिसको चुनते हैं वही सीएम या पीएम बनता है। ही आर सी सेलेक्ट द मिनिस्टर्स टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही अपने मंत्रियों को चुनता है और उसी के बिहाफ पे प्रेसिडेंट उसको ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पार्लियामेंट के लिए। एग्जाम्पल ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया। डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इट is the world largest democracy which conduct regular election at the national and state level। ये विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जबकि यूएस से जो है द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे प्राचीन। और यहाँ रेगुलर इलेक्शन होते हैं, स्टेट में भी, कंट्री लेवल पर भी। पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द process and consents of the citizens are two of the guiding principle of India's parliamentary form of government। पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल मतलब लोगों की जो भागीदारी है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, दियर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपने अपने क्षेत्र से पार्लियामेंट्री मेंबर्स या असेंबली मेंबर्स को स्टेट और कंट्री में भेजते हैं और वही जो है डिसीजन करते हैं। तो वो पब्लिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों की बात उठाते हैं वहाँ पे, और लोगों की जो है, जब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रीजन फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्या कारण है जो ये सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, क्यों नहीं प्रेसिडेंशियल अडॉप्ट किया गया? तो द
reason for adoption of parliamentary democracy in India can be classified into the following. Number one, participation of the people in the decision making process. Number one, before India became independent 1947, जब हमारा देश 1947 से पहले आज़ाद नहीं हुआ था, the Indian had been forced to obey the laws imposed by the British government. तो भारतीयों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था उसको फोर्सली जो है मानना पड़ता था. द लीडर्स एंड नो रोल इन द डिसीजन मेकिंग, और किसी भी भारतीय लीडर्स का या भारतीय का डिसीजन मेकिंग में या लॉ मेकिंग में कोई रोल नहीं था. द लीडर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वांटेड अ सिस्टम इन विच एवरीवन वुड, और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के लीडर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, वो ये चाहते थे कि लॉ मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में हर भारतीय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए. The people would enjoy the rights to raise issues that matters to them and make their government accountable. लोगों को अपना अधिकार होना चाहिए जो अपनी बातों को उठा सके और सरकार बनाने में उसकी हिस्सेदारी हो सके. The consents of the citizen. The quest for the participation in a democratic setup also meant the ability to elect representative in a free and fair election. फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के थ्रू अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन में उसे जितवाना, मतलब उसको खड़ा करके उसे वोट देना, मतलब उस बिन करके जो है पार्लियामेंट में भेजना. The results of the elections would represent the moods of the nation and its citizens. The elected representative would form government and represent the people in the parliament. और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते यही सरकार बनाते हैं और अपने अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं. In the other word, the citizens should form the government and control it through their chosen. दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि सरकार जो है जनता सरकार बनाती है और किसके थ्रू उस पर कंट्रोल करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू. आल्सो अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया नीडेड अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट रिकॉग्नाइज इट्स डाइवर्सिटी. और इंडिया जैसे विशाल देश में जरूरी भी था जो अपनी विविधताओं को पहचाने. द फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स. फाउंडिंग फादर एंड मदर्स मतलब जो इसके संस्थापक, जिसके जो हमारे लीडर्स, माता पिता जिसको हम कह सकते हैं, इम्प्रेस्ड बाय द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री. किससे इम्प्रेस्ड थे? ब्रिटिश सिस्टम, अर्थात ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे. गवर्नमेंट एंड वर फैमिलियर विद इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग. कॉन्सिक्वेंटली अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज. अर्थात हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेसी है किस पे आधारित है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज पर. द इंडियन पार्लियामेंट The Sansad or Parliaments of India is the highest law making body in the country. हमारे देश में हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट, संसद, लोकसभा, राज्यसभा. द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. पावर है क्यों? क्योंकि ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पे होते हैं. पार्लियामेंट कंप्राइजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसमें तीनों आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा. Elections to the parliament are held in a similar manner as they are held for the state legislature. वैसे ही होता है जैसे स्टेट में होता है. क्लास 7th में भी आपको एक्सप्लेन किया गया है, क्लास 6 में लोकल गवर्नमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया जा चुका है. सारा प्रोसेस वही है. फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन द कंट्री डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज. क्षेत्रों में डिवाइड किया गया, जैसे बताया ना 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज पूरे इंडिया में है. ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर अलाउड टू वोट.
सभी को वोट है जो 18 ईयर्स एबव हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है। अ रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, प्रत्येक क्षेत्र से वो अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं एक एक। सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वीमेंस इन लोकसभा। द पोलिटिकल पार्टी विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट मेंबर्स फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं या सरकार बनाने की संख्या पूरी होती है आधे से अधिक या 2/3, वही गवर्नमेंट बनाता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो कोलिएशन गवर्नमेंट बनती है 2-3 दलों का साझा करके। जैसे आप देख रहे हैं 2 मेजर पार्टीज हैं, एनडीए एंड, तो एनडीए जो बीजेपी का है और यूपीए जो कांग्रेस समर्थित अदर पार्टीज हैं। तो इस समय एनडीए की गवर्नमेंट है। द पार्टीज ऑब्टेन टू रिक्वेस्ट मेजॉरिटी, द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट्स इज फॉर्म्ड बाय द पार्टीज अपोज टू रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज। और पार्लियामेंट में विपक्ष का काम कौन करता है? जिसको मेजॉरिटी नहीं मिलती है वो विपक्ष का रोल अदा करते हैं। पार्टी आर ए कोलिएशन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट वाज एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशियस कीपर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या करता है? कीपर ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे वॉचमैन होता है तो गवर्नमेंट के काम काज को चेक करना, देखना, ये संसद का काम होता है। उसके मेंबर विद द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड द अपोजिशन एंगेजिंग इन कंस्ट्रक्टिव डिबेट ऑन इशूज कंसर्निंग द पीपुल। जब जनता से संबंधित कोई इशूज होता है तो पहले उस पर डिस्कशन, डिबेट होता है, उसके बाद तब वो लॉ के लिए पास होता है। इट प्रिंसिपल फंक्शन लाइज इन मेकिंग लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्रीज। कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर, लोकसभा, इट इज आल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपुल। लोगों का, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पब्लिक चुनती है अपने मेंबर को। मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल यूजुअली once for every 5 years. Current strength of the house is 545. It takes 273 seats to form government at the national level। मतलब 273 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। इसको हम कहते हैं 2/3 मेंबर राज्यसभा। राज्यसभा आल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि अलग अलग स्टेट से राज्यसभा के मेंबर चुन के जाते हैं। उनके विधायकों की संख्या के आधार पर राज्यसभा का संख्या का निर्धारण होता है। 12 मेंबर्स आउट ऑफ दीज आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर दियर एमिनेंस इन वेरियस फील्ड सच एज म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड अदर। 1/3 ऑफ दीज मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर। और पूरे जैसे मैक्सिमम 250 मेंबर होते हैं किसी भी देश में, उतना जबकि नहीं होते हैं, हमारे यहाँ भी लगभग 245। तो उसमें 1/3 मतलब 1/3 सीट प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते रहते हैं और इलेक्शन होता रहता है। और इनका टाइम 6 साल के लिए होता है, एवरी टर्म ऑफ 6 ईयर्स। द अनलाइक लोकसभा, द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा परमानेंट हाउस होती है। राज्यसभा रिजॉल्व नहीं हो सकती 6 साल के पहले। कोई भी मेंबर अगर चुना गया तो 6 साल उसको कार्यकाल पूरा करना है। जबकि लोकसभा में ये जरूरी नहीं है कि 5 साल के लिए हो। जब पार्लियामेंट्री रिजॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, तो पुनः इलेक्शन होता है, पुनः उसको खड़ा होना पड़ेगा। कंपोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो द प्रेसिडेंट एंड हिज और हर पावर्स। एग्जीक्यूटिव में कार्यकारी, तो लेजिस्लेचर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। बताया था हमने पहले कि कौन होता है पूरे नेशन का हेड? प्रेसिडेंट। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। सभी सेनाओं का वो सुप्रीम कमांडर भी होता है और प्रथम नागरिक होता है। ही सी एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सलाह दे सकता है वो। ही सी एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द, और वो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर या उसके मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। किसके द्वारा? दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर द्वारा चुने
वोटिंग करते हैं राज्यसभा लोक प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौडुचेरी, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, और मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज जो एमएलएज हैं, ये भी चुनते हैं। ही आर सी सर्व फॉर अ टीम ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए काम करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है सेवरल पावर्स। नंबर 1, लेजिस्लेटिव पावर विच इंक्लूड समनिंग बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोपोगिंग them to giving assent to bills for its become law among other। तो उसके पास विधायिका पावर है। विधायिक पावर क्या है कि वो दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा को समनिंग कर सकता है। किसी बिल को बिना उसके साइन के पास नहीं हो सकता है, और वो चाहे तो वापस लौटा सकता है बिल को पुनः विचार करने के लिए। एक्सिक्यूटिव पावर क्या है? विच इंक्लूड द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स ऑफ काउंसिल मिनिस्टर एमंग अदर्स। तो सारा पावर उसके हाथ में है, वही चुनता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, इलेक्शन कमिश्नर, सबको प्रेसिडेंट ही करेगा। फाइनेंशियल पावर विच इंक्लूड द पावर टू गिव एसेंट टू मनी बिल्स एंड अप्रूव द प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल एंड सप्लीमेंट्री बजट। तो फाइनेंशियल पावर भी उसके हाथ में है। जुडिशियल पावर इनेबल द प्रेसिडेंट टू आस्क फॉर द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। मतलब जनता के इम्पोर्टेंट, जनता के लिए जो है वो किसी भी पब्लिक ओपिनियन को सुप्रीम कोर्ट्स में अपनी ओपिनियन, अपने सलाह को रख सकता है। प्रेसिडेंट कैन आल्सो डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस, युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति की, विद अदर कंट्रीज एंड नेगोशिएट ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स थ्रू डिप्लोमेटिक डेलीगेशन। और वो जो है चाहे तो जो ट्रीटीज हुई दूसरे देश से, मतलब संधि या एग्रीमेंट, समझौता, उसको रद्द कर सकता है। द प्रेसिडेंट एन्जॉय सर्टेन इमरजेंसी पावर एज वेल, और उसके हाथ में इमरजेंसी पावर भी है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ द लोकसभा। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन, हमारे संविधान के आर्टिकल 74 में ये चीज़ दिया गया है। वो लीडर्स होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। द प्राइम मिनिस्टर स्टेज इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर तब तक रह सकता है जब तक उसे अपने पार्लियामेंट मेंबर का और उसके जो मिनिस्टर्स हैं उसका विश्वास उसको मिलता रहे। अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और मेजॉरिटी उसको नहीं मिली तो प्राइम मिनिस्टर पद चेंज हो सकता है। ये कोई अस्थाई पद नहीं होता, किसी दूसरे को बनाया जा सकता है। और अगर सपोर्ट दैट मेजॉरिटी पार्टी जो है माइनॉरिटी में आ गई तो उस पार्टी का जो सरकार है वो गिर भी जाती है, दूसरी बना सकते हैं या दोबारा इलेक्शन होता है। द प्राइम मिनिस्टर्स एलोकेट्स पोर्टफोलियो एमंग द वेरियस मिनिस्टर, अलग अलग मंत्रियों के लिए पोर्टफोलियो लागू करता है, जारी करता है। एंड रिजर्व देम अकॉर्डिंग टू हिज और हर विशेष। ही सी कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन, वो मंत्रियों से रिजाइन के लिए कह सकता है। गेट हिम डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट। डिबेट्स ऑन द रियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट्स केस स्टडी। The actual power of the presidents have been debated many times in the past। एक्चुअल पावर के लिए जो है कई बार डिबेट हुआ है प्रेसिडेंट का कि एक्चुअल पावर क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिफर्स स्ट्रांगली विद द जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, लेकिन दोनों में काफ़ी विभिन्नताएं देखने, दोनों के मतभेद थे, मतलब पावर को लेकर के। जवाहरलाल नेहरू
अपना कि प्राइम मिनिस्टर का पावर सब कुछ होता है, इस चीज़ को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओवर द क्वेश्चन द प्रेसिडेंट्स पावर एंड आल्सो क्वेश्चन द टेंडेंसी टू क्वेट द प्रेसिडेंट्स पोजीशन विद दैट ऑफ द ब्रिटिश मोनार्च। द फर्स्ट रियल क्लैश बिटवीन, तो सबसे पहले जो क्लैश आया पावर को लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच में 1951 ओवर द हिंदू कोड बिल लेकर के, व्हेन डॉक्टर प्रसाद क्लियरली एक्सप्रेस द ओपिनियन, उन्होंने अपने विचार को क्लियरली रखा दैट इट शुड नॉट बी पास्ड विदाउट हैविंग बीन सर्कुलेटेड फॉर पब्लिक ओपिनियन। तब तक ये पास नहीं होगा जब तक ये पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय इस पे ना ली जाए। इन हिज नोट ऑन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अपने नोट में उन्होंने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्लियरली स्टेट दैट ही वांटेड, उन्होंने लिखा को चाहते हैं टू एक्सरसाइज हिज ऑन डिसर्शन इन असेंटिंग टू बिल्स, सेंडिंग मैसेज टू पार्लियामेंट एंड रिटर्निंग बिल्स, बिल को वापस उन्होंने भेज दिया बिना सिग्नेचर के, द पार्लियामेंट्स रिकॉन्सिडरेशन, पुनः इस पर विचार करने के लिए। दिस व्यू ऑफ द प्रेसिडेंट्स पावर वाज फर्मली अपोज बाय प्रेसिडेंट, और इस तरह से इस दृष्टिकोण को जो ये पावर प्रेसिडेंट का था, ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसका अपोज किया गया बाय द पंडित नेहरू। ही स्टेट दैट पावर रियली रिसाइडेड इन द मिनिस्ट्री एंड लेजिस्लेटिव, उन्होंने कहा कि वास्तविक पावर तो जो उसके मिनिस्टर और उसके पार्लियामेंट में है, लेजिस्लेटर विधायिका में, एंड नॉट द प्रेसिडेंट। वी डिड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर, हम उन्हें कोई भी वास्तविक पावर नहीं दिए, बट रिस्पेक्ट हिज पोजीशन ऑफ ग्रेट अथॉरिटी, लेकिन उनकी जो पोजीशन का सम्मान करते हुए जो ग्रेट अथॉरिटी है, इंडिजिनिटी, एक महत्व, पहचान, डॉक्टर प्रसाद रेज द इशू अगेंस्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ नॉन comparability of the president's power to that the British crown. In view of the above, he wished it to be investigated as a matter of academic debate. For 42nd Constitution Amendment 42वें संविधान संशोधन एक्ट 1976 में क्लियरली एक्सप्लेन प्रेसिडेंट्स पोजीशन, एक्सप्लेन किया गया है प्रेसिडेंट का पोजीशन के बारे में। It said there shall be according to the president can have discretionary powers in the matter only when the party system fails। कब है उसको? जब पार्टी सिस्टम फेल टू थ्रो अप एन ओबियस चॉइस एज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या उसका लोगों के प्रति दायित्व है। द अब्राहम लिंकन हैड सेड एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, जो उन्होंने डेमोक्रेसी का डिफिनीसन दिया है कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए है, शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। दिस इज द वेरी इसेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपुल फ्रॉम एमंग्स देमसेल्फ, कंट्रोल बाय द पीपुल एंड रिमूव्ड बाय द पीपुल। जनता के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए और रिमूव्ड बाय द पीपुल, जनता के द्वारा ही रिमूव्ड होना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन थ्रू मीडिया, लोगों का विचार मीडिया के थ्रू। एक्ट एज चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कामकाजों पर चेक करना उसको। द अपोजिशन आल्सो प्लेज अ वाइटर रोल, जो विपक्ष है वो भी एक वाइटर रोल, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सेवरल मेथड्स आर एडॉप्टेड टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, कई तरीके अपनाए जाते हैं सरकार के कामों काजों को कंट्रोल करने के लिए। द पार्लियामेंट्रीमेंट वाइल इन सेशन बिगन बी द क्वेश्चन आवर, जब संसद सदन चलता है तो सबसे पहले क्वेश्चन आवर शुरू होते हैं। क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म सिस्टम है जिसके थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अपने अपने क्वेश्चन को उठाते हैं
अपने अपने एरिया के, अपने अपने क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को वहाँ रखते हैं और उसका जवाब जो है जो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स होते हैं उसको देना पड़ता है। बाई आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अलर्टेड अबाउट इट्स शॉर्टकम and also comes to know the opinion of people through their representatives in the parliaments. The MPs, this is how the parliament control the executive. Number one, a calling attention motion is another method to elicit clarification from a minister on a matter of grave national concern. दूसरा है एंड एडजॉर्नमेंट मोशन। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन दूसरा, एडजॉर्नमेंट मोशन इज आल्सो यूज एज अ टूल टू कीप द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ये भी एक टूल है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है जवाबदेही होती है। इट टेक प्लेस व्हेन प्रपोजल बाय ए मेंबर ऑफ द हाउस इज एक्सेप्टेड। तब होता है जब हाउस, दोनों हाउसों के मेंबर डिस्कस सम अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। पब्लिक इम्पोर्टेंस कुछ किसी विशेष मैटर, किसी अर्जेंट मैटर पर डिस्कस के लिए रेडी हो जाते हैं, बहस के लिए। सस्पेंडिंग द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस एंड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन तीसरा है, पास बाय द पार्लियामेंट मतलब अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अविश्वास पत्र पास पार्लियामेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ, कैन कॉज इट्स फेल इफ इट लूजेस कॉन्फिडेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और ये क्या होता है, अगर सरकार जो है अपना विश्वास फ्लोर टेस्ट में खो देती है तो सरकार गिर जाती है। दस द एमपीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग। और इस तरह से जो हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं एमपी, जिनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, कंट्रोलिंग रोल रखते हैं, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट। लॉ मेकिंग इन इंडिया, लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स ड्रीम्स ऑफ ए नेशन विच वुड बी फ्री फ्रॉम द एवर्टी used by authority of the government. The perception of nation was based on the ideas of equality and justice for entire people. Thus, after independence, the members of the assembly include several provision in the constitution. संविधान में कई जो है प्रस्ताव रखे गए, established by the rule of law, which implies that all laws apply equally. Influential citizens are above the law, not even the Prime Minister or the President of India. With the adoption of the Constitution, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्वीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया 1950 में, आवर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट पास्ड लॉज फॉर द कंट्री। तो हमारे जो एमपीज क्या किए, वो पास लॉ, देश के लिए कानून को पास किए, कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, समानता का अधिकार। एवरी ईयर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पास सेवरल लॉ एंड रिवाइज द एग्जिस्टिंग। द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग, क्या प्रोसेस होता है। पार्लियामेंट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग न्यू लॉ एंड चेंजिंग, बनाने में और बदलने में। प्रपोजल टू पास न्यू लॉ, चेंज एंड एग्जिस्टिंग वंस इज कॉल्ड बिल, इसे हम बिल कहते हैं। जैसे अ बिल इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर इज कॉल्ड गवर्नमेंट बिल। अगर मिनिस्टर के द्वारा कोई बिल, कोई विधेयक लाया जाता है तो उसको गवर्नमेंट बिल कहते हैं। वाइल अ बिल इंट्रोड्यूस बाय एनी प्राइवेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल। दो तरह का बिल। तीसरा, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए बिल इट कैन बी टू टाइप्स। सब्जेक्ट के आधार पे मनी बिल और अडनली बिल। तो मनी बिल ओनली पास्ड इन लोकसभा एंड डायरेक्ट सेंट टू द फॉर प्रेसिडेंट, और अडनली बिल आर डिबेटिंग इन बोथ हाउसेस, और दोनों हाउसेस में जब तक उसको पास नहीं किया जाता तब तक वो प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए नहीं जाता है। द मेंबर्स बिल्स दैट डील विद द गवर्नमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर, ये मनी बिल होता है। एंड अदर बिल दैट डील विद द डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल आर कॉल्ड अडनली बिल। हाउ डज एन अडनली बिल्स बिकम एन एक्ट, कैसे वो एक्ट बनता है। फर्स्ट रीडिंग, इंट्रोडक्शन, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट
Second reading, detailed discussion on the bill take place among the MPs and suitable changes are suggested. Third reading, it is drafted again with suitable change and put to vote. उसके बाद वो वोट के लिए रखा जाता है. Bill in the second house. Bill is sent to the second house means Rajya Sabha where it is goes through the same procedure. वहाँ भी ऐसे ही प्रोसीजर से गुजरता है. फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग. द हाउस में रिटर्न द बिल विद सजेशन. हाउस चाहे तो उसे सजेशन के साथ, सुझावों के साथ वापस भी कर सकता है. कभी कभी दोनों में अगर मेजॉरिटी नहीं होती गवर्नमेंट की तो पार्लियामेंट्री में तो पास हो गया, मतलब लोकसभा में पता चला राज्यसभा में उसे वापस कर दिया चूँकि बहुमत नहीं होता है. कभी कभी विपक्ष वापस लौटा देता है. इन केस ऑफ डेड लॉक द प्रेसिडेंट समन जॉइंट सेशंस ऑफ द लोक टू हाउसेस. प्रेसिडेंट कंसेंट, द प्रेसिडेंट साइन द बिल अपॉन विच इट बिकम एन एक्ट. जब साइन करता है तब वो बिल बन जाता है, एक्ट बन जाता है. प्रेसिडेंट में सेंड द बिल बैक. प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भी कर सकता है पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन के लिए. इफ पास्ड अगेन एंड रिटर्न टू द प्रेसिडेंट ही आर सी मस्ट साइन इट. अब अगर वहाँ पुनः पास हो जाता है और पुनः प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उसको साइन करना ही पड़ता है. हाउ न्यू लॉ आर फॉर्मुलेटेड. कैसे नया लॉ बनता है या यूज में आता है. लेजिस्लेशन आर बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट. वेरी ऑफन different groups of peoples in society raise the need for a particular law and sensitive the parliament to enact a new law in a particular field. To change, the parliament enacted right to information bill 2005. right to information RTI जिसको हम कहते हैं 2005, which received the president consent on 15 June 2005. This act was notified in the official gazette on 21st June 2005. This was achieved after a long struggle by the people. Changing controversial law, जो विरोधाभासी लॉ होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है. Controversial law is a law that the general public find unacceptable. स्वीकार नहीं करती उसे इवन आफ्टर द पार्लियामेंट हैज पास्ड इट. और जो पार्लियामेंट द्वारा पास हो जाता है सच अ लॉ एरोजस कंट्रोवर्सी ऑफ द पीपल में फील दैट ऑल्दो द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल. जबकि वो संवैधानिक होता है लेकिन फिर भी लोग उस पर विरोध करते हैं. इन अ कन्फर्मिटी द कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल in a particular society. In the case such law, the public can bring them to the notice of the. लोग उसको संसद के ध्यान में लाते हैं. They can also put pressure on the parliament to change. दबाव डालते उसको बदलने के लिए. They can do this by writing about in the newspaper. अखबारों में निकल, टीवी चैनल में निकल करके धरना प्रदर्शन, होल्डिंग, सिग्नेचर अभियान, बहुत से ऐसे, और अपने मंत्री, अपने पार्लियामेंट्री मेंबर्स से भी कह करके. बिल ऑन रिमूविंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, जैसे द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जैसे हो गई, फैक्ट्री हो गई जो हार्मफुल होती हैं, उनको रेजिडेंशियल एरिया से हटाने के लिए. इन ईच ऑफ द अबव केसेस द पार्लियामेंट पास लॉ एंड ग्रुप ऑफ पीपल हु डिड नॉट लाइक द लॉ केम आउट एंड अपोज बाई अडॉप्टिंग वेरियस मेथड लाइक प्रोटेस्ट, पब्लिक मीटिंग, कैंपेन थ्रू टेलीविजन चैनल. They can approach at Supreme Courts. In same cases, they were also successful in bringing about changing in these laws. Thus, the citizen plays an active role in making Parliament functioning. तो इस तरह से नागरिक जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में प्रॉपरली एंड सक्सेसफुली. Now this chapter is finished. I hope that you will watch video, listen carefully, understand its topics, and then make notes, meaning and solve question answer. इसमें एक्सरसाइज भी दी गई है. आप पूरा बुक जिनके पास नहीं है वो भी इससे पढ़ सकते हैं अच्छे से, और बुक अपनी अपनी ले लीजिए सब लोग.
और अच्छे समझिए, रिवाइज करिए, तैयारी करिए। ओके, थैंक यू।